दिस इज रजनी अग्रवाल। हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था वैदिक काल, बुद्धिस्ट पीरियड और मुस्लिम कालीन शिक्षा, जिसके में आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे और आपने उनके आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दिए भी हैं। जो बच्चे मुझे आगे देख रहे हैं वो मुझे आगे उनका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपने वीडियो शुरू से लास्ट तक देखी है और आपके सारी कंसेप्ट क्लियर भी है। और उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर पूरा देने का प्रयास करूंगी। और उसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मैं उसे करने का प्रयास करूँ। दूसरी बात, मैंने आपको उसमें क्वेश्चंस दिया था कि जिससे मुझे आइडिया हो कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। तो वो मेरा क्वेश्चन था, वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम यानी हम वहां पे किस वर्जन से पढ़ते थे। तो वो था हमारा संस्कृत। फिर बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम ये था हमारा पाली। थर्ड था हमारा मुस्लिम कालीन शिक्षा का माध्यम ये आपने बताया उर्दू व फारसी। जिन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर दिया है इट इज एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट दिस वन। नाउ सेकंड वन क्वेश्चन था आपका कि वैदिक कालीन शिक्षा में किस भाषा का प्रचलन था, किस विधि का प्रचलन था। तो इसमें था हमारा मौखिक विधि। वैदिक कालीन शिक्षा में मौखिक विधि का प्रचलन था। बौद्धकालीन में भी मौखिक विधि का ही था। और थर्ड है हमारा मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में हमारा मौखिक व लिखित दोनों विधि का प्रचलन था। मौखिक व लिखित दोनों ही विधि का प्रचलन था। हाँ जी, वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम संस्कृत, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम पाली, मुस्लिम कालीन शिक्षा का माध्यम उर्दू व फारसी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा में मौखिक विधि का प्रचलन था। बौद्धकालीन शिक्षा में भी मौखिक विधि का प्रचलन था, लेकिन मुस्लिम कालीन शिक्षा में मौखिक व लिखित दोनों विधि का प्रचलन हो गया था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे यहाँ है जो सरकंडे की कलम से और लकड़ी की तख्ती पर लिखना सिखाया जाता था, तो वहीं पे हमारी लिखित भाषा का प्रचलन स्टार्ट हुआ था। ये तो आपका है होमवर्क क्वेश्चन। और मैं आपको हर वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन दूंगी, जिससे आपको अपना आइडिया भी हो, आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सके, जिससे आपका सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो और आप उस वीडियो में जितने भी क्वेरीज हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सके। दिस इज योर होमवर्क का आपका आंसर। और नेक्स्ट होमवर्क आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगा, जब ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और जब साथ में आपकी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके लास्ट जो होगी सेकंड लास्ट में आपको आपका क्वेश्चन दोबारा मिलेगा। और इसी तरह से मैं आपके हर होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देती रहूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हर वीडियो को पूरी देखें, हर वीडियो पे लाइक जरूर करें और जो भी आपके कमेंट दिए गए हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो आपको क्वेश्चंस दिए जाए वो भी आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर जरूर दें, जिससे आपका एनालिसिस होता रहे और आप स्वयं एनालिसिस भी कर सके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसे हम रब कर देते हैं। कि हमारे यहाँ जो शिक्षण विधि का प्रचलन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हुआ वैदिक, फिर बौद्ध, फिर मुस्लिम। अभी तक आपको बताया यहाँ पे वेदों के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, जिसमें 4
चार वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, कि इसमें सिर्फ 3 कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। सिर्फ एक कास्ट का प्रवेश वर्जित था, जो आपको अपने आप सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोधकालीन शिक्षा। बोधकालीन में हर कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, सिर्फ एक कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और बौद्ध धर्म में शिक्षा सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने दी थी, और बोधकालीन शिक्षा के अकॉर्डिंग वहां पे 2 भागों में उसका विभाजन था, प्राथमिक और उच्च। लेकिन जो बच्चे हायर एजुकेशन में चले जाते थे, इनको हम भिक्षुक कहते थे। और बौद्ध धर्म में मठों व विहारों में शिक्षा वहां पर दी जाती थी। फिर आया हमारा मुस्लिम कालीन शिक्षा, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब और मौलवी जी हमें देते थे, और इसमें मकतब और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार सिखाया जाता था। उसके बाद अब जो हमारा न्यू कंसेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है वो ये है कि हमारे देश में शिक्षा का आगमन कैसे कैसे हुआ, जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस हुआ और पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस देन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अभी तक हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस यानी प्री इंडिपेंडेंस में कैसे कैसे लोग हमारे आए। अब मुस्लिम शिक्षा आप भी जानते हैं कि ये सब राजघराने से परिचालित थे, इनके भोग विलासी जीवन होते थे और इनका डिफरेंट वर्क होता था। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो को देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद आता है हमारा 1813 का आज्ञा पत्र। 1813 के आज्ञा पत्र से हमारे देश में नए टाइप के वर्क स्टार्ट हुए। मैं इसके बारे में आपको डेप्थ में बताना स्टार्ट करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं 1813 के आज्ञा पत्र से स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिलेटेड अभी स्टार्ट यहीं से करते हैं सीक्वेंस वाइज। हाँ जी, सबसे पहले जब वेदों के आधार पर शिक्षा हुई, बौद्ध के आधार पर हुई, मुस्लिम के आधार पर हुई, तो इन्होंने क्या करा, वहां पर एक बड़ी जानी मानी हस्ती है जिसका नाम क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, अगर आप इनको निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे तो आपको ये याद करने में इजी रह जाएगा। हेस्टिंग्स यानी हस्ती। ये कितने ईयर में आए, 1781। 1781 में इन्होंने सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम कालीन शिक्षा के बाद कैसे कैसे लोग आए, तो सबसे पहले आई वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी एक जानी मानी हस्ती। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना करने के लिए वहां पर आई। लेकिन जब कलकत्ता मदरसा की स्थापना हो गई, यानी मोमडन्स की स्थापना हो गई, क्योंकि इनकी यहाँ सैनिक शिक्षा का प्रचलन बड़ा मजबूत था, तो जब सैनिक शिक्षा के प्रचलन होने के कारण ये एक मतलब अस्त्र शस्त्र विद्या जानते थे। उस टाइम तो वेद में बौद्ध के आधार पे था, और बौद्धकालीन शिक्षा को लगभग से इन्होंने खत्म भी कर दिया था। 1781 में जब कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई तो हिंदू लोग भी चुप नहीं बैठे। उसके 10 साल बाद यानी आफ्टर 10 इयर्स 1791 में डंका बजाते हुए कौन आए हमारे यहाँ, जोनाथन डंकन। डंकन यानी डंका बजाते हुए। आप निमोनिक के थ्रू याद करेंगे तो आपको याद होगा। हमारे यहाँ आज भी कोई शुभ काम होता है तो राजा महाराजा मुनादी करवा देते हैं, यानी डंका बजवाते हैं कि हमारे यहाँ ये शुभ काम हुआ है। तो उस शुभ काम को करते हुए जोनाथन डंकन आए और उन्होंने 1791 में क्या करा, संस्कृत कॉलेज बनवाया। कौन सा बनवाया, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की और 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इट हैज बीन क्लियर नाउ। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया? कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए, आगे चलते हैं, नहीं तो। उसके बाद अब आया हमारा 1813, यानी 1813 में जिसे चार्टर एक्ट का नाम दे दिया गया। जब चार्टर एक्ट का नाम दे दिया गया तो उसमें हमारे यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आई कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक मैंने आपको बताया वो वेदों के आधार पर थी, वो बौद्ध धर्म के आधार पर थी, वो मुस्लिम धर्म के आधार पर थी, यानी इस्लाम धर्म। और अब मैं आपको बता रही हूं ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का प्रचार व प्रसार करने के लिए कौन आए? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस आए इंडिया में। और इतना तो आप भी जानते हैं जो अंग्रेज है वो गोरे, यानी उनकी चमड़ी गोरी और इंडियन की चमड़ी थोड़ी सांवली है। तो वो उन्हें देख के बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा भाई ये डिफरेंट लोग कैसे? लेकिन उन्हें बाद में पता लगा क्योंकि वहां का वेदर ही चेंज होता है, वहां जब गर्मी ही नहीं होती तो उस गर्मी का एहसास ना होने के कारण वो लोग गोरे ही होते थे। और इंडियन और फॉरेनर्स जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको साइकोलॉजी में भी पढ़ाए जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये चार्टर एक्ट के थ्रू क्रिश्चियंस आए और ये फॉरेनर्स थे। फॉरेनर्स की डिफरेंट टाइप के दिखते हैं और इंडियंस अलग टाइप के दिखते हैं, उनको ये सब चीजें बताई गई। आगे देख लेते हैं हम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार व प्रसार करने के लिए क्रिश्चियंस आए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब कर देती हूँ। जब हमारे यहाँ क्रिश्चियंस आ गए, क्रिश्चियंस का आगमन हो गया, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हर धर्म को खत्म कर दिया जाए, सिर्फ एक धर्म को अपनाया जाए। क्या? साइंटिफिक नॉलेज। अब साइंटिफिक नॉलेज के लिए साइंटिफिक नॉलेज, अब जब साइंटिफिक नॉलेज को अपनाया गया, साइंटिफिक का नाम यानी ज्ञान विज्ञान का प्रचार, ज्ञान विज्ञान का प्रसार। इन्होंने कहा जब हम ज्ञान विज्ञान को इतना ही आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका वर्जन क्या होना चाहिए? इतना आप भी जानते हैं, आप लोग अभी भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इंटरनेट पे या अच्छी बुक्स या अच्छा वर्जन या अच्छी टाइटल या अच्छे ऑथर आपको कौन से बुक्स में मिलते हैं? इंग्लिश में। तो इन्होंने क्या कहा? इनका मीडियम क्या हो? इंग्लिश। और इतना आप भी जानते हैं कि क्रिश्चियन स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाती है, वो इंग्लिश ही होती है और इंग्लिश भाषा में उन्हें बोलना पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। यहाँ तक कि अब तो बच्चों पे फाइन भी होने लग गया है। साइंटिफिक नॉलेज का वहां पे अच्छा वाइड एरिया पे सिखाया गया, फिर उनको मीडियम इंग्लिश सिखाया गया। उसके बाद जब इतना सब कुछ हो गया, उन्होंने देखा कि हिंदू लोग तो हमसे डर रहे हैं, मतलब भारतीय लोग हमसे डर रहे हैं, क्यों ना इन पे शासन ही कर लिया जाए। और शासन करने के लिए उन्हें ये कहा कि अगर आप हमारी तरह बनना चाहते हैं, चलो आप नहीं भी बन पाए, लेकिन आपके बच्चों को आप हमसे अपने से ऊपर लेवल पर देखना चाहते हैं, गाड़ी बंगलों में घुमाना चाहते हैं, महलों में रखना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या करिए? अंग्रेजी पढ़ाइए और उन्हें यानी जो है गवर्नमेंट जॉब दिलाइए। गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए आपको किस भाषा को सीखना पड़ेगा? इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और साइंटिफिक नॉलेज को सीखना पड़ेगा। जब इतनी सब बात आगे बढ़ी तो उस बात को आगे करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अब ऐसा करने के लिए उन्होंने फिर इस पे शासन करने के लिए किसको भेज दिया? यहाँ पे क्रिश्चियंस आए, इंडियंस आए और इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मर्स आए, क्योंकि ये चाहते थे कि बुद्धिमान लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। अब जब बुद्धिमान लोगों के लिए इन्होंने डिफरेंट टाइप के लोगों को चूज कर करके आगे भेजना स्टार्ट कर दिया। 1813 के बाद आए हमारे 1835 में कौन? आप लोग बताइए, इंग्लिश का प्रचार प्रसार करने वाले इंडिया में सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन आए थे हमारे? थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जिनका नाम लॉर्ड से स्टार्ट होता है, बताइए जरा। लॉर्ड मैकाले सबसे पहले इंग्लिश लाने वाले थे हमारे लॉर्ड मैकाले, जिसे आप मैकालेस मिन्यूट के नाम से भी जानते हैं, यानी मैकाले का विवरण पत्र। इन्होंने क्या कहा? लॉर्ड मैकाले आए, ये क्या करने आए? इन्होंने कहा कि बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाए। वर्जन क्या हो? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए। अब जब
मतलब इंग्लिश मीडियम में बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए। मैकालेज मिन्यूट्स यानी मैकाले का विवरण पत्र। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, क्योंकि मैकाले एक वाइड टॉपिक है, मैं आपको इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगी। हो गया? हाँ जी, जब 1835 में लॉर्ड मैकाले आए, 1835 में मैंने आपको बताया आए हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले आए तो इन्होंने वर्जन रखा इंग्लिश। अब ये तो आप जानते हैं कि इंडियन की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, जैसे फॉरेनर्स की हिंदी अच्छी नहीं होती। फॉरेनर्स के लिए हिंदी कोचिंग दी जाती है। 1835 में जब लॉर्ड मैकाले आए, इन्होंने वर्जन दिया हमारा, कौन सा वर्जन, यानी इंग्लिश मीडियम दिया हमारा इंग्लिश भाषा में ही इन्होंने सब कुछ आगे पढ़ाया और बढ़ाया। अब लॉर्ड मैकाले चाहते थे कि सिर्फ इन्होंने एक साथ में हमारी क्या दी, फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसे आप छनाई के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्या है छनाई का सिद्धांत? छनाई का सिद्धांत है जिस तरह से एक छलनी में से कुछ चीज हम छानते रहते हैं तो कोई भी उस चीज की क्रीम ऊपर ऊपर रह जाती है और पानी अलग निकल जाता है। तो इन्होंने इसके 3 लेवल बना दिए, हायर लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल। हायर लेवल पर तो ये खुद ही थे, उसके बाद मीडियम लेवल पे इन्होंने उन लोगों को नीचे छोड़ दिया, फीस सभी लोगों से ली। जैसे आप अभी भी जानते हैं तैयारी बहुत लोग करते हैं लेकिन कंपटीशन में कुछ ही लोग जीत पाते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब कुछ ही लोगों को मिल पाती है। तो उस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ क्रीमी बच्चों को ऊपर ले लिया जाए, यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी। हम सिर्फ 5 या 6 बच्चों को जो हमारे इस एंट्रेंस को पास करेंगे, इस लेवल को पार करेंगे, हम सिर्फ उनको ही अपना शिक्षित दीक्षित करेंगे, यानी एजुकेटेड करेंगे। अब एजुकेटेड करने के लिए उन्होंने एक तरीका और अपनाया कि इनमें से कुछ लोगों को छांट लिया जाए। अब जब कुछ लोगों को छांट लिया गया तो कुछ लोगों को छांटने के साथ साथ ही उन्होंने ऊपर का जो लेवल था उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। इतना आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी नीति लागू होती है, उस नीति को लागू करने के लिए अगर हमारे देश के मंत्री उसे लागू करते हैं तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज पर आते हैं, यूनिवर्सिटी से प्रिंसिपल्स पर आते हैं, प्रिंसिपल्स पर एचओडी पर आती है और एचओडी से प्रोफेसर और देन स्टूडेंट्स पर आती है। तो अब ये सोचिए, इतना छन छन के जब बच्चों के पास जाती है तो जो बात उन्हें बताने लायक नहीं होती तो वो नहीं बताते ना, और या फिर जो बात इतनी होती है तो उसे इतना बताते हैं, जो बात इतनी बतानी होती है उसे इतनी बताते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने फायदे की बात सोचता है। उसी तरह से ये लॉर्ड मैकाले की नीति थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इन्हें इतना ज्ञान दो कि ये रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन ये काम हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए करें, इन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान ना हो। अगर ये ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो इनके अंदर, क्योंकि ये मेहनती भी है, तो ये हमसे ज्यादा वर्क कर सकते हैं। लेकिन इसलिए इन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाया और फिल्ट्रेशन थ्योरी के थ्रू इन्होंने ऊपर को लेवल को बढ़ा दिया और उन्हें भी सिर्फ इतना ही एजुकेटेड किया कि वो सिर्फ इंडियंस के, जो इंडियंस थे वो फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा काम कर सके, यानी बाबू वर्ग की संज्ञा ले सके। उसके बाद नीचे के लेवल को तो उन्होंने छुआ ही नहीं और फीस ली गई सभी बच्चों से। तो ये जो आपको डेप्थ में है तो मैं आपको लॉर्ड मैकाले वाले टॉपिक पे पढ़ाऊंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। जब हम लोग इतना आगे बढ़े तो उसके बाद एक चीज और आई, इन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी के साथ ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यवाद और ऑक्सीडेंटलिस्ट यानी पाश्चात्यवाद। इन्होंने क्या कहा कि जो इंडियंस हैं, ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यवाद, ये आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, और पाश्चात्यवाद यानी ऑक्सीडेंटलिस्ट, इन्होंने साथ में एक बात और कह दी कि इंग्लिश वर्जन को तो अपनाओ ही अपनाओ,
हमसे पैसे भी ले लिए, सब कुछ काम भी करा दिया। उसके बाद इन्होंने एक लड़ाई को और भड़का दिया, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं की भाषा को एक गवारू भाषा कहकर विकसित किया, जिससे हिंदू और मुस्लिम की आग भड़क उठी। इन्होंने कहा कि आप इस लेवल पर एक बात बता सकते हैं, हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ भड़का दिया और मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ भड़का दिया। इस तरह से दोनों में एक आग भड़क उठी और लड़ाई झगड़े का काम हुआ, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विद्यावाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने देखो, हमारे यहाँ इंग्लिश वर्जन लाने वाले थे, हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन थ्योरी देने वाले थे, फिर उसके बाद ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट का सिद्धांत देने वाले भी हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले थे। इतना सब कुछ क्लियर हो गया आपको। बाकी ये टॉपिक मैं आपको देखते पढ़ाऊंगी। लॉर्ड मैकाले का क्वेश्चंस आपके हर हायर एग्जाम्स में आता है, और आपके बीएड में तो पूरा डेप्थ में इसके बारे में पढ़ाया गया है। बीएड हो, बीटीसी हो या एनडीटी वगैरह के एग्जाम्स में तो लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड वुड जो पूरा पढ़ाया गया है। आगे चलते हैं, इतना आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब लॉर्ड मैकाले ने इतना सारा वर्क कर लिया तो इन्हें लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा इनके प्रस्ताव को पास कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, पूरा नाम लिख देती हूं। क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूरा नाम आ जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इनके प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, और उसके बाद 7 मार्च 1835 को इनकी नीति लागू हो गई। कब लागू हो गई? 7 मार्च 1835 को इनकी नीति लागू हो गई। उसके बाद आए हमारे यहाँ लकड़ी का शिकार करने के लिए जंगल में गए तो इन्होंने स्टील यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस कराया, और आगे हंटर चलाते हुए इन्होंने क्या करा, यहाँ पे कौन आए, 1882-83 में हंटर चलाते हुए यानी हमारे आए हंटर कमीशन। कौन आए? हंटर कमीशन। हंटर यानी हंटर चलाते हुए, जिसे आपने नाम सुना होगा ना, कोड़ा एक दूसरे को मारते थे, वो होता था हंटर। कि हंटर चलाते हुए कौन आए अब हमारे यहाँ, हंटर कमीशन। और इन्होंने क्या कहा कि इन्हें यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस कराने की बजाय स्टेट वाइज इंट्रोड्यूस, इसे पहले रख करते। देखिए, अगर आप निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी कि इसे स्टेट यूनिवर्सिटी को में कर दिया जाए। जब आपने इसे स्टेट यूनिवर्सिटी में कर दिया तो इन्होंने कहा कि स्टेट के साथ साथ, स्टेट में हमने दिया इसे, स्टेट में आप थोड़ा दूसरा लिख लेने वाले, स्टेट में दिया इन्होंने म्यूनिसिपल, और दूसरा दिया इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दिया। इन्होंने कहा हंटर चलाते हुए अब सिर्फ 3 बड़ी सिटीज में ही नहीं रहेगा, इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अलग अलग इसका पार्टीशन कर दिया जाए। हंटर चलाते हुए इधर उधर लोगों को बिखेर दिया यानी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग उसका सैग्रेशन कर दिया, सैग्रेशंस कर दिया। ये इन्होंने हंटर चलाया और ये सब 1 2 3 4 इन सब में इनका सैग्रेशन हो गया। आगे देखते हैं, इतना क्लियर हो गया। सारे ईयर्स जितने भी हैं निमोनिक्स के थ्रू याद कीजिए। 1882-83 में जब इन्होंने हंटर चलाते हुए सबको अलग अलग पार्टीशन कर दिया तो क्या हुआ, उसके बाद आया आपका, वैसे देखिए बीच में बहुत सारे ईयर्स और भी हैं जो आपके और हायर एजुकेशन पे कॉरिलेट कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, जो आपकी बीएड, यूपीटेड या इसमें है वो थोड़ा लो लेवल पे लेकर चल रही, क्योंकि हिस्ट्री तो इतनी वाइड है, आप इसे जितना याद करेंगे उतनी कम है। अब उसके बाद क्या आया, 1901 में आए हमारे यहाँ लॉर्ड कर्जन, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का संचालन करने आए थे।
1882-83 में उन्होंने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य के लिए वहां पे वर्क दे दिया गया। उसके बाद हंटर कमीशन, हंटर का यानी हंटर का शिकार करते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबको अलग अलग कर दिया। उसके बाद 1901 में लॉर्ड कर्जन आए, जिन्हें वहां पे उसका कार्य करने के लिए काम सौंपा गया। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी का काम किया है, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, तो अब क्या हो गया मेरे पे कर्जा। अब इसको कर्जे को दूर करने के लिए मेरे साथ कुछ किया जाए। तो इन्होंने क्या करा, एक एक्ट पास कराया। अब जब वो एक्ट पास कराया तो वो एक्ट कब पास हुआ, 1902 में, और जिसको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशंस के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ, और ये कहां पे चला था हमारा, शिमला में, और जब ये एक्ट पास हुआ तो उस टाइम कौन थे, सर थॉमस रैलिफ थे, और इन्होंने एक्ट पास कराया। और 1904 में लॉर्ड कर्जन की नीति, में लॉर्ड कर्जन की नीति लागू हो गई, जिसे शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन, ठीक है, शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जब लॉर्ड कर्जन ने एक्ट पास करा दिया सर थॉमस रैलिफ के टाइम पे, तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था और लॉर्ड कर्जन की नीति 1904 में लागू हो गई। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आया हमारा 1905। इसमें हमारे कई काम हुए। कौन कौन से, लॉर्ड कर्जन की नीति लागू हो गई, उससे पहले अलग अलग सेग्रेशंस कर दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक तो हमारा हुआ बंगाल का विभाजन, यानी बंगाल पार्टीशन, शांति निकेतन की स्थापना, और सबसे बढ़िया काम क्या हुआ, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडियन की नेशनल काउंसिल होने स्टार्ट हो गई। जब इतना सब कुछ हुआ तो लोगों ने फिर आवाज उठाई, और फिर आवाज उठाने के बाद क्या हुआ वो आगे देखते हैं। देखिए 1901 में लॉर्ड कर्जन आए, उनके ऊपर कर्जा हो गया, उन्होंने फिर उसके बाद एक एक्ट पास कराया जो सर थॉमस रैलिफ के उसमें हुआ। 1902 में शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ। 1904 में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति लागू हो गई। 1905 में शांति निकेतन की स्थापना हुई, बंगाल का विभाजन हुआ, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन स्थापित हुआ। आगे चलते हैं। ये सब निमोनिक्स हैं जो आपको याद करने में काफी हद तक आपकी हेल्प करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसे आप देखना ना भूलें। इतने आप ये सारी वीडियोस पढ़ें और इन सारी वीडियोस के थ्रू अपने सारे ईयर, सारे निमोनिक्स ये सब हेल्प करेंगे और इन्हें लर्न करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ और
ध्यान रखें कि ये सारे ईयर्स आपको नंबर वाइज याद करने हैं। नेक्स्ट ईयर में आपको जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है उसमें वो सारे ईयर्स आपको मिल जाएंगे, फिर आपको उनसे नेक्स्ट ईयर लर्न कर सकते हैं। नाउ थैंक यू।